नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार भी कहे कि एजेंसियों का उपयोग सियासी तौर पर नहीं होना चाहिए, लेकिन गुजरात लॉबी है कि मानने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी ने छापेमारी की है और उसके बाद जो देश की राजनीति हो गई है, दिल्ली में जिस तरह से टीएमसी के नेताओं ने हड़कंप मचाया है, उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। और राहुल गांधी का जो ट्वीट आया है डबल इंजन की सरकारों को लेकर, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ केपी मलिक जी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। केपी मलिक जी, बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की है, ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं। उनके तमाम नेता अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे तो उनको हिरासत में ले लिया गया। आखिरकार डर किसके मन में है? देखिए, अगर आप ईडी की कार्रवाई देखें पिछले कुछ सालों में, चाहे आप महाराष्ट्र को लीजिए, चाहे आप दिल्ली को लीजिए, जहां जहां चुनाव आता है वहां ईडी एक्टिव हो जाती है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, उनका आप हश्र देखिए और फिर क्या परिणाम रहा। कितने ईडी ने उन लोगों को कितने दिन जेल भेजा। उसके बाद दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सीएम रहते हुए उठा लिया और ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आज कहाँ है केजरीवाल? फिर बिहार में चुनाव आया तो लालू के परिवार पे ईडी टूट के पड़ गई। अब शांति से बैठी है ईडी, क्या चुनाव हो गया, अब क्यों नहीं लालू को बुला के पूछताछ चल रही है उसकी पत्नी से, उसके बेटे से। तो ये देखिए जिस तरीके से ईडी का बेजा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कल तो कलकत्ता में हद ही हो गई कि आप जो है उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं, उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके जो आईटी सेल के प्रमुख हैं, प्रतीक जैन के यहाँ छापा मार रहे हैं हम। और वहां आपको पता है कि वो उनकी सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं चुनाव की। आपको वो फाइलें चाहिए और इसी पे तो ममता बनर्जी बौखला गई कि भाई आप छापामारी करिए, आप पैसा ढूंढिए, आप फाइनेंस का लेन देन क्या है गड़बड़ियां उसको देखिए। आप तो हमारे चुनाव के कागज भी चोरी करने आ गए। तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार ईडी की कार्रवाई में गिरावट आ गई है, ईडी की साख में गिरावट आ गई है, एक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अमित शाह किसी भी कीमत पे अपनी सरकार बनाने के लिए, ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पे हराने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, ये हमने कल देखा है। आपको क्यों इंटरेस्ट है उनकी स्ट्रेटजी चुराने में? आपको क्यों इंटरेस्ट है उनकी आंकड़े चुराने में? आपको क्या इंटरेस्ट है उनकी रणनीति को पता करने में? आप अपना करिए ना भाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का मामला है, और इसी के साथ अगर आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश में आते हैं, यहाँ विपक्ष तो है ही जो है विपक्ष, यहाँ तो पक्ष में भी मामला चल रहा है। भाई आज योगी आदित्यनाथ किसके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि हमारे 4 करोड़ वोट कट रहे हैं? आज वो किसको कह रहे हैं कि भाई पर बूथ 200 वोट जुड़वाने हैं, और आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट कट रही है। ये तो पहले विपक्ष का काम था, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्लॉक स्तर का नेता तो है नहीं, कोई पार्टी का प्रवक्ता तो है नहीं, कोई जिला अध्यक्ष तो है नहीं। एक प्रदेश का मजबूत मुख्यमंत्री इस बात को उठा रहा है, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की रणनीति क्या है और वो सामने वाले को किस प्रकार से दबाती है। ये सारा मामला है। तो इसमें इसमें आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से आज उनके सांसदों ने प्रदर्शन किया और आप पुलिस उनको उठा के ले गई, है ना, उनकी गिरफ्तारी हुई, बाद में छोड़ा, रिलीज किया। तो ये क्या विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं? अगर खत्म करना चाहते हैं तो फिर आप लड़ाई किससे लड़ेंगे? फिर अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सरकार तो तानाशाही करेगी, मनमानी करेगी। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे देश में, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। पवन खेड़ा कह रहे हैं सर कि ईडी, आईटी, सीबीआई बीजेपी की प्राइवेट आर्मी बन गई है। इसको किस तरह से देखा जाए? मतलब पहले कहा जाता था कि ये जो एजेंसियां हैं वो पपेट हैं, तोते की तरह हैं, कैद करके रखा गया है। अब इन्हें प्राइवेट आर्मी बताया जा रहा है। देखिए, अगर आप देखें, ये तो कांग्रेस के टाइम पे ही एक जज ने कहा था कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता है। तो ये तो बात ऐसी नहीं है कि वो तो कांग्रेस के टाइम में भी था, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे एक थोड़ा सा कंट्रोल था
और कांग्रेस डरती थी जनता से, विपक्ष से। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, ये चीजें होती थी, खूब होती थी, लेकिन सरकारें डरती थी विपक्ष से और जनता से। इस सरकार में ये फर्क है, ना ये जनता से डर रही है और ना ये विपक्ष से डर रही है, और विपक्ष को खत्म करने के तौर तरीके ढूंढ रही है। और बेशर्मी इतनी है कि जितने मर्जी आरोप लगा लीजिए, जितने मर्जी आप इनके घोटाले खोल दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चुप्पी साध के बैठे हो। आप देखिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है, उसका इंसाफ मांगने के सरेआम भारतीय जनता पार्टी के वीवीआईपी जी का नाम आया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी मौन है, कुछ नहीं कर रही है। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सड़कों पे उतरे, कोई मरे, कोई विरोध करे, कोई आपकी आलोचना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपना टारगेट है, सरकार बनाइए और धन की उगाही करिए और लूटपाट शुरू करिए आप, और जो बोले उसको देशद्रोही ठहरा दीजिए। ये एजेंडा देश में चल रहा है इनका। ये कह के हम कोई कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहे। कांग्रेस में कम से कम ये था कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद को नहीं चलने देते थे, वो समय भी मैंने देखा है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर दिल्ली में जरा सी गड़बड़ हो जाती थी तो घड़े और प्याज की मालाएं पहन के भी ये बैठ जाते थे धरनों पे, वो समय भी हमने देखा है। आज दिल्ली में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई है, आज तक एक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया। विपक्ष भी डरा हुआ है, कहीं हम कुछ इस पर बोल दें और हमें ही ना देशद्रोही ठहरा दिया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है, और भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर धीरे धीरे गिरती जा रही है, मैंने तो लिखा है आज आर्टिकल कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावती सुर उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले चंद लोग हैं, वही चला रहे हैं, जो 4 दशकों से, 5 दशकों से, 3 दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो सब किनारे लगे हुए हैं। कुछ नेता पैराशूट से उतारे गए हैं और कुछ खुद उतरे हैं, उनके हवाले भारतीय जनता पार्टी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होगा, भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक जाएगी, ये हमें देखना है अगले कुछ महीनों। जी। लेकिन रविशंकर प्रसाद तो कह रहे हैं ममता को घोटाले खुलने का जो है डर है, राज जो उनके छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे, इसीलिए वो डरी हुई हैं, वो सहमी हुई हैं और इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। रविशंकर जी को 11 साल में याद आए हैं ममता बनर्जी के घोटाले। चुनाव से 2 महीने पहले रविशंकर जी पहले कहीं चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी को 2 महीने पहले ही घोटाले याद आते हैं। लालू के ऊपर कब से केस चल रहा है, और चंद महीने पहले, 1 महीने पहले आप उनके यहाँ छापामारी कर रहे थे। हम कह रहे हैं ना, अब चुनाव खत्म हो गए बिहार में, तो ईडी जाए अपना काम शुरू करे। दिल्ली में केजरीवाल को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं अभी आप महाराष्ट्र में गिरफ्तारियां ईडी क्यों नहीं कर रही है? ईडी वहीं क्यों जाती है जहां चुनाव होता है? वो सारे घुसपैठिए वहीं क्यों जाते हैं जहां चुनाव होता है? अब क्या जो दिल्ली में घुसपैठियों की बात कर रहे थे आप, वो चले गए क्या? बिहार में घुसपैठिए की बात कर रहे थे, वो चले गए क्या? अब सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आ गए क्या? ममता के घर में छुपे हुए हैं क्या? आप पकड़ने जा रहे हैं आप उनको? यूपी आज इसका, ये जो यूपी में वोट काटे हैं आपने 3 करोड़ के लगभग, इसमें क्या वो घुसपैठियों के नाम भी थे क्या? उनको भी तो बताइए, वो घुसपैठियों को नाम काट के कहाँ भेजा आपने? तो ये तो एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा बात है। देखिए, अगर ममता बनर्जी ने कोई भी गलत काम किया है, ममता बनर्जी ने कोई हेराफेरी की है, तत्काल उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले जेल में क्यों नहीं भेजा? और आप उनको जहां, अगर आपने 11 साल में नहीं भेजा तो 2 महीने और रुक जाइए। वो कौन सा देश छोड़ के भाग रही हैं? तो 2 महीने के बाद उनको जेल में डालिए। ये जेल में डालना नहीं है आपको। हम जानते हैं कि ईडी का कितना रिजल्ट आया है, कितने केस में उन्होंने सफलता हासिल करी है, ये भी हमें पता है। ईडी का रेट जो है 100 में से 4 केस को ऊपर तक पहुंचाना है और उसमें सफलता हासिल करना है। ईडी का रेट बहुत खराब है सर। दिल्ली तो सबसे बड़ा उदाहरण है। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को अंदर कर दिया और अब सभी बाहर हैं। चुनाव लेकिन दिल्ली में अब जीत गए हैं तो अब सब कुछ चंगा हो गया है। अब एलजी भी प्रदूषण के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर कुछ भी हो जाए कहीं पर क्राइम को लेकर कोई बात नहीं करते। पहले सड़कों पर आ जाते थे। नहीं, देखिए, एलजी तो बहुत परेशान थे पहले। एलजी रोज घूमने जाते थे, रोज दिल्ली में चेकिंग करते थे सब जगह जाके। अब तो दिल्ली में राम राज चल रहा है, अब तो दिल्ली में कोई गड़बड़ी हो नहीं रही है।
पहले पोल्यूशन होता था केजरीवाल के टाइम पर, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई गड़बड़ियां नहीं हो रही है, कोई महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं हो रही है, सब सड़कें बढ़िया हैं, नई बसें चल रही हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। मेनका गांधी ने तो कह दिया कि जो पटाखे फोड़ रहे हैं वो देशद्रोही हैं और वही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लिया कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दोषी है। सरकार का कोई जिम्मेदारी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं हिमांशु इसीलिए कह रहा हूं आपको कि ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, इसीलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में हमारे मोहल्ले में पिछले 2 साल से सरकार नहीं बन रही है, हम लगातार परेशान हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी साल भर से ज्यादा होने वाला है, कुछ नहीं हुआ उसमें। तो ये तो बेशर्मी है इनकी कि आप कर लीजिए जो करना है। भाई आप ये देखिए ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उत्तराखंड में न्याय मांगने के लिए पूरे उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और मुख्यमंत्री के कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जो पत्रकार उठा रहा है उसको अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको समस्या का हल नहीं करना है। अगर आपसे कोई पत्रकार सवाल पूछता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में देखा आपने, आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि सबसे साफ सुथरा प्रदेश जो है हमारा जो नगर है, शहर है, वो इंदौर है, और इंदौर के लोगों को आप क्या पानी पिला रहे हैं, लोग मर जाते हैं। और जब एक पत्रकार सवाल पूछता है आप उसको घंटा बताने लगते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी बेशर्मी की कगार पे खड़ी है और उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है जी। केपी सर, राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। डबल इंजन सरकारों को लेकर तमाम राज्यों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने उत्तराखंड का भी जिक्र किया, अंकिता भंडारी केस का, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो उन्नाव कांड हुआ उसका भी जिक्र किया, इंदौर का भी जिक्र किया, अरावली राजस्थान उसका भी जिक्र किया। और वो कह रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकारें हैं ये सिर्फ दिखावे की हैं, ये भ्रष्ट सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नाम ही भ्रष्ट जनता पार्टी रख दिया है। इसको किस तरह से देखें इस बयान को? देखिए, अगर आप राहुल गांधी के बयान को देखते हैं, राहुल गांधी जो चीज उठाते हैं उसको देखते हैं, तो मुख्य विपक्षी दल के नेता होने के नाते और पार्लियामेंट में विपक्षी दल के नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो इस तरह की चीजें करें। उन्होंने कोई बहुत अनोखी बात कह दी है, मैं कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ये सब जनरल बात है। इनको लगातार मुद्दों को हम और आप जैसे पत्रकार भी लगातार उठा रहे हैं, उसी बात को उन्होंने कहा है। चाहे उन्नाव का मामला हो, मैं 3 बार अभी आपके इसी शो पर जिक्र कर चुका हूं कि उत्तराखंड में जिस तरह की हृदय विदारक घटना हुई है और उस पर सरकार जो है नाकामयाब सिद्ध हो रही है, बेशर्मी सिद्ध हो रही है इस सरकार की, वो सवाल तो हम भी उठा रहे हैं, उसी सवाल को राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो ये कोई बहुत अनोखी बात राहुल गांधी ने की मुझे नहीं लगता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जिस प्रकार से जनता सड़कों पर उतरी हुई है, विपक्ष के राजनीतिक दलों को भी सड़क पर उतरना होगा, तब यहाँ पे कुछ सुनवाई हो सकती है। अन्यथा अगर आप ट्वीट करते रहेंगे, आप खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इन्होंने इतना भक्ति में लीन कर दिया है लोगों को, इन्होंने इतनी जो है भक्ति, धार्मिक भक्ति का नशा कर दिया है कि वो लोग जो है नशे में हैं और उनको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, तमाम जनता कभी जागरूक नहीं होती, जागरूक लोगों की संख्या बहुत कम होती है। आप मुगल काल से लेके आज तक के इतिहास को देख लीजिए, आप पूरे 200 साल अंग्रेज काल में देख लीजिए कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले चंद लोग थे, इनका तो इतिहास ही नहीं पता लोगों को कहा थी। अभी आपके यहाँ प्रेरणा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है 250 करोड़ रुपया खर्चा करके, और जो 3 लोगों की मूर्तियां लगी हैं, आप जरा सर्च करिए हिस्ट्री में कि उनका कितना योगदान है देश को आजाद कराने में। तो ये तो खोखले जो चीजें हैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान लोगों को दे रहे हैं, और एक डाइवर्जन का इनका काम चल रहा है कि चीजों को डाइवर्ट किया जाए ताकि लोग शांत रहें। अब इन्होंने अयोध्या भेजना शुरू कर दिया है लोगों को, लगातार धार्मिक नशा लोगों को पिला रहे हैं ताकि वो उसमें झूमता रहे और उसको ना विकास के बारे में पता है। अगर कहीं कोई बलात्कार की घटना हो रही है, लूटपाट की घटना हो रही है, दूसरा भ्रष्टाचार की घटना हो रही है, महंगाई की घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश में आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, संस्थाओं में लोगों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए आपको भक्ति में लीन किया जा रहा है और लोग हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क लोगों पे नहीं पड़ रहा है। और विपक्ष भी देखिए, अगर आप विपक्ष की बात करेंगे, तमाम लोगों को घेरा हुआ है इन्होंने। अभी राहुल गांधी से भी तो ईडी ने पूछताछ की थी ना, अभी अखिलेश से पूछताछ हो जाएगी।
तो फिर ये कैसे सड़कों को, इनको अपना डर रहेगा जेल में जाने का। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि सबको कहीं ना कहीं फंसाया हुआ है ताकि कुछ बोल ही ना पाए कोई। कल को हमें और आपको ही ईडी उठा के ले जाए और 8 दिन अंदर बंद रखे और 9वें दिन कह दे आपके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हो रहा, आप जाइए, तो 8 दिन तो हम खराब हो गए ना हमारे। 8 दिन तो हम चुप बैठ गए ना, 8 दिन तो हरेसमेंट हमारी हो गई ना। तो यही कुछ नेताओं के साथ हो रहा है। और जब समय निकल जाता है, अब ममता बनर्जी को आपको 2-3 महीने परेशान करना है ताकि आप अपनी चुनाव की रणनीति तय कर लें। आप उनको उसमें उलझा के रख दीजिए, वो अपना स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे चुनाव की, और आप अपनी जो है ताम झाम शाम और वो जो है सब कर लीजिए। शाम धाम दंड भेद के तहत सारी रणनीति बना के आप चुनाव जीत लीजिए। उनको कह रहे हैं ना सर कि सत्ता में आने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि जहां जहां आप सत्ता में है वहां विपक्ष पर जो आप आरोप लगाते थे उसको लेकर आपने क्या एक्शन लिया है, तो इनकी घिघी बन जाएगी। तो ये नहीं बता पाएंगे कि वहां क्या एक्शन लिया है इन्होंने। नहीं लिया है ना, लिया है। और वॉशिंग मशीन में से सबको धो के साफ करके टांग दिया है। सबको धूप लग गई है, सब सूख गए हैं और सब बढ़िया रामराज में जो है सफेद चकाचक होके आ गए और कमल खिल रहा है, रामराज चल रहा है। वहां क्या दिक्कत है बताइए आप। भाई मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूं ना दिल्ली का लेके। दिल्ली में कोई बताइए घटना कौन सी हो रही है, बताइए पिछले दिनों कौन से अखबार ने कौन से चैनल ने चलाया कि दिल्ली में कोई बलात्कार की घटना हुई है, लूटपाट की घटना हुई है, कहीं विकास कार्य नहीं हो रहा है, किसी चैनल ने किसी अखबार ने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया हो, किसी पत्रकार ने कोई बात बताई हो कि दिल्ली में गड़बड़ी चल रही है, फलानी मिनिस्ट्री में, दिल्ली सरकार की मिनिस्ट्री में या केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री में कोई घोटाला चल रहा है। आप बताइए ना भाई। जब कुछ आ ही नहीं रहा सामने, इसका मतलब सब बढ़िया चल रहा है, देश में रामराज चल रहा है। जब कुछ हो ही नहीं रहा है कहीं, महाराष्ट्र की कोई घटना बताइए आप, मध्य प्रदेश की घटना बताइए, जो कोई पकड़ी जाए घटना, इंदौर वाली घटना हो जाए तो उसमें कांग्रेस को लपेट दीजिए, वहां पे कांग्रेस है विपक्ष में। जहाँ के दूसरी जगह अब यूपी में कुछ हो जाए तो वहां समाजवादी को लपेट दीजिए। तो ये तो रामराज चल रहा है, इनको क्या दिक्कत है। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर है, और कमजोरी का कारण जो है वो हम और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी दागी है। तो उनके दाग पे जरा सा, जैसे ही उनके दाग पे जरा सी मिर्ची और नमक डाला जाता है वो भी कूदने लगते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। आज हश्र ये हो गया है कि आप सवालों का जवाब दे नहीं रही है सरकार। सवाल कोई पूछने वाला है नहीं, जो पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। तो इसलिए लोग शांत बैठे हुए, विपक्ष भी दड़बे में घुसा हुआ है। विपक्ष करे तो क्या करे, विपक्ष को एक नई चीज दे देते हैं। पार्लियामेंट में आपने देखा, एक दिन पार्लियामेंट चली हो, सारे मुद्दे डाइवर्ट कर दिए और अपने जो बिल पास करने थे धीरे से अपने बिल पास कर लिए। तो यही सरकार की स्ट्रेटजी है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक ये जो देश के अंदर परिस्थितियां उसको किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।